हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। मैं वैभव मिश्रा और हमारे साथ हैं श्री विपिन कुमार जी, जो कि बिहार सरकार में आरडीओ के पद पर कार्यरत हैं। तो आज हम लोग एक पॉपुलर डिमांड हो रहा था, जब बीपीएससी ने सिलेबस चेंज किया और नया ऐसे पेपर इंट्रोड्यूस किया, उसके बाद कैंडिडेट के मन में बहुत सारे डाउट थे। तो उन डाउट को लेते हुए हम आज सब कुछ क्लेरिफाई करेंगे और हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं। तो सर, आपका थोड़ा समय हम लोग ले रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। पहले तो मैं आपको हमारे सारे कैंडिडेट और चैनल की तरफ से थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और हम शुरू करते हैं अपने डिस्कशन को। जी जी जी। थैंक सर, जैसे ऐसे का पेपर है, ये 300 मार्क्स का होगा, तो इक्वल वेटेज है सबका। तो इसलिए यू। जी अच्छा जी परफॉर्म करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस विषय में जी हम लोग पहले ऐसे की स्ट्रक्चर के बारे में कुछ सवाल आपसे करेंगे। तो जो मेरा जी सबसे पहला सवाल है वो ये है कि ऐसे की संरचना क्या होनी चाहिए, कैसे हम एक अच्छा ऐसे लिखे। व्हाट शुड बी द एलिमेंट ऑफ अ गुड ऐसे। जी वैभव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अ, जैसा कि मैंने भी देखा कि इस बार ऐसे पेपर इंट्रोड्यूस किया गया है और ये कहीं ना कहीं यूपीएससी को फॉलो करने के डायरेक्शन में है। और चूंकि ऐसे पेपर भी 300 नंबर का है तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 900 नंबर का एग्जाम है, 300 नंबर का ऐसे पेपर है, वन थर्ड के आसपास का। और चूंकि पहली बार है तो बहुत सारे बच्चे जो बीपीएससी का ऐसे तैयारी करते हैं या यूपीएससी मेंस नहीं लिखे हैं, तो वो लोग थोड़ा नर्वस होते हैं इस पेपर में कि क्या लिखें क्या नहीं लिखें। वैसे यूपीएससी जो दे चुके हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी। पर बाकी बच्चों के लिए थोड़ा डिफिकल्टी होती है सोचने में कि कैसे लिखें। तो इसीलिए इस पर बात आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आपने पूछा कि स्ट्रक्चर क्या होनी चाहिए, स्ट्रक्चर में बेसिक एलिमेंट्स क्या होने चाहिए। जी सर। तो देखिए, चूंकि बिहार बीपीएससी का ऐसे है तो कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, पहला चीज तो जो बेसिक है कि इंट्रोडक्शन होना चाहिए, बॉडी होना चाहिए और कंक्लूजन होना चाहिए, पहला चीज। जी। दूसरा चीज, जो पूरा स्ट्रक्चर है, पूरा ऐसे है, उसमें कोहेरेंस होना चाहिए, मतलब कि फ्लो दिखना चाहिए, कहीं बीच से फ्लो टूटे नहीं। ठीक है। अच्छा। तीसरा चीज, कुछ बिहार स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स होने चाहिए, स्कीम्स होने चाहिए, डेटा होने चाहिए बिहार स्पेसिफिक खास करके। चौथा चीज, उसमें डायमेंशंस होने चाहिए, जैसे कि सोशल डायमेंशंस हैं, पॉलिटिकल डायमेंशंस है, इकोनॉमिक डायमेंशंस हैं, ऐसे करके बाकी सब डायमेंशंस होने चाहिए। मुझे लगता है कि मैप और डायग्राम ये बनाना बिहार के बीपीएससी के ऐसे के लिए जरूरी है। क्योंकि देखिए, तीन ऐसे लिखने हैं और टोटल मुझे लगता है 36 पेज का दिया जाएगा लगभग, जो जी क्योंकि अभी इसके बारे में बताया नहीं गया है, तो हम मान के चलते हैं कि जीएस 1 में और 2 में 36 पेज होता है, तो इसमें भी होगा। तो 11 से 12 पेज में एक ऐसे लिखना है। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत, मतलब क्रूशियल हो जाएगा, टाइम मैनेजमेंट है। और पेज भरना बहुत क्रूशियल है इसके लिए। तो अगर आप ज्यादा से ज्यादा डायग्राम बनाते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, मतलब एक ऐसे में दो तीन मैप बनाते हैं बिहार का कुछ दर्शाने के लिए, जिसके बारे में आगे चर्चा करेंगे, तो उससे क्या होगा कि आपको कम वर्ड्स यूज करने पड़ेंगे इसमें। तो डायग्राम और मैप हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ करंट के साथ रिलेशन होना चाहिए। ठीक है। अ, और जो इंट्रोडक्शन और बॉडी और कंक्लूजन है, इसके बारे में सेपरेटली हम आगे जब ऐसे में बात करेंगे तो उसके बारे में बात कर लेंगे। सर, अगर थोड़ा इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के बारे में अभी बता दें, कैसे हम बेहतर इसको लिख सकते हैं, तो थोड़ा बच्चों जी को अंडरस्टैंड करने में आसानी हो जाएगी। जी। देखिए, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन तो आप जानते हैं कि इंट्रोडक्शन पहले लिखा जाता है, फिर बॉडी लिखा जाता है, फिर कंक्लूजन लिखा जाता जी है। हाँ। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में थोड़ा समराइज करने की कोशिश करें, मैं कंक्लूजन में समराइज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पर समरी लिखना उतना सही नहीं रहता है। मैं जैसे एक एक करके बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए अगर इंट्रोडक्शन है, तो इंट्रोडक्शन को 4-5 तरीके से स्टार्ट किया जा सकता है। जैसे कि सबसे बेहतरीन, बहुत लोग मानते हैं कि कोट से स्टार्ट कर सकते हैं, किसी फेमस पर्सनालिटी स्कॉलर के कोट से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। और दूसरा होता है कि कोई बिहार स्पेसिफिक या कोई भी रीसेंट एग्जाम्पल से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ फैक्ट से स्टार्ट कर सकते हैं,
कुछ एनेक्डोट से स्टार्ट करते हैं, मतलब शॉर्ट स्टोरी से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। वो स्टोरी काल्पनिक भी हो सकती है और रियल भी हो सकती है। तो मुझे लगता है कि अगर तीन ऐसे हैं तो तीनों को अलग अलग तरीके से स्टार्ट करने से थोड़ा ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जो चेक कर रहा है वो भी बोर नहीं होगा, ठीक है। तो विपिन जैसे कि एक को कोट से स्टार्ट कर लिए, एक को छोटे कहानी से स्टार्ट कर लिए, ठीक है, और एक को कोई बेहतर एग्जाम्पल या फैक्ट से स्टार्ट कर लिए, इस टाइप से स्टार्ट किया जा सकता है। और जहां तक कि कंक्लूजन की बात है, तो कंक्लूजन में क्या करना है कि कंक्लूजन में आपको थोड़ा कोट से भी कंक्लूड कर सकते हैं, और कुछ स्पेसिफिक लाइंस जो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करे, क्योंकि अगर जो क्वेश्चन चेकर है जो ऐसे चेक करेंगे, वो लास्ट में जाते जाते कंक्लूजन में ही थोड़ा सा अगर आप अच्छा लिख देते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस रहते हैं। जैसे कि मुझे याद है कि मैंने जब यूपीएससी का ऐसे लिखा था, एक ऐसे आया था न्यू वुमेन पे। तो न्यू वुमेन के बारे में जब लिखा था, तो मैंने कंक्लूड किया था कि न्यू वुमेन तभी पॉसिबल है जब न्यू मैन होंगे, वैसे मैन जो अच्छा विमेन को रिस्पेक्ट करें, ठीक है, ऐसे करके। तो अच्छा उसको फिर एलोबरेट किए थे, तो वैसा ही कुछ कुछ आंसर कंक्लूड कीजिए, कुछ जो रिसेंट है, जैसे कि ऐसा लिख सकते हैं कि बिहार का गोल है कि विकास के साथ न्याय हो, ठीक है, तो उसको पाने के लिए हमें ये चीज करने की आवश्यकता है, ऐसे करके। या भारत सरकार आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहता है, ठीक है, हम लोग चाहते हैं, तो उसमें फिर दो तीन लाइन स्पेसिफिक देके थोड़े से मतलब 6-7 लाइन में आप कंक्लूड कर सकते हैं। एक थोड़ा। और चीज कहना चाहेंगे अगर, जी एक और चीज कहना चाहेंगे, जब इंट्रोडक्शन आप करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, तो वहां पर अगर आप इंट्रोड्यूस कोट से या न्यूज से ऐसा करके करते हैं, तो वो क्या है कि सबसे पहले आप कोट लिखे, और कोट को थोड़ा सा अपने टॉपिक से रिलेट करके डिस्क्राइब कर दीजिए, ठीक है। और उसके बाद के एक पैराग्राफ में थोड़ा सा समराइज कर दीजिए, कुछ डायमेंशंस लिख दीजिए जिसमें आप लिखने वाले हैं, ताकि एक ब्रीफ आइडिया मिल जाए चेकर को कि इस आगे में ऐसे में क्या होने वाला है, ठीक है। कि जैसे कि हमने ये इस बारे में ये डेटा मतलब ये डेटा है, और आगे चल के हम देखेंगे कि कैसे जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल है अनएम्प्लॉयमेंट इन बिहार। तो अनएम्प्लॉयमेंट हम जान रहे हैं कि इतना ज्यादा है, तो इसके लिए क्या क्या रीजंस हैं, इस पे आगे चल के देखेंगे कि गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिया, और क्या फ्यूचर स्कोप है, कहाँ कहाँ हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं, जिसके कारण क्या बेनिफिट होगा, ऐसे करके अगर छोटा सा लिख देते हैं इंट्रोडक्शन के बाद, तो वो एक ब्रीफ आइडिया देता है चेकर को, और काफी अच्छा रहता है वो। जी अच्छा तो विपिन जी, आपने इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के बारे में बहुत अच्छे से बता दिया है। हमें एक और चीज, कैंडिडेट के बहुत सारे कैंडिडेट के क्वेश्चन थे कि जैसे जी ऐसे पेपर है और ये जीएस पेपर है, तो दोनों में क्या अंतर रखने चाहिए ये दिमाग में जब पेपर लिखते हैं, अटेम्प्ट करते हैं। दूसरी बात, जैसे कि फॉर एग्जांपल बच्चों का ये डाउट है कि हम जीएस पेपर में पॉइंट वाइज लिखते हैं तो नंबर अधिक आ जाता है, और ऐसे पेपर में क्या पॉइंट वाइज लिखा जाए, पैराग्राफ लिखा जाए, कैसे अटेम्प्ट किया जाए। जी देखिए, ऐसे पेपर में ऐसे पेपर जीएस पेपर से बहुत ही ज्यादा अलग है। आप जीएस पेपर में पॉइंट वाइज लिखते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स लिख पाएं, और ज्यादा क्वेश्चंस लिखने होते हैं, तो इसलिए पॉइंट वाइज। और ऐसे जीएस पेपर में पॉइंट वाइज लिखने से मार्क्स मिलती है, पर ऐसे पेपर में मैं रिकमेंड करूंगा कि पॉइंट वाइज नहीं लिखें, और जनरली नहीं लिखना चाहिए पॉइंट वाइज। पैराग्राफ वाइज जाइए, छोटे छोटे पैराग्राफ बनाइए, ठीक है। और पैराग्राफ जो है उसके एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में कुछ कोहेरेंस होना चाहिए, कुछ मतलब ऐसे फ्लो टाइप का लगना चाहिए, ठीक है। वो ऐसा ना हो कि एक पैराग्राफ में आपने कुछ लिखा और सेकंड पैराग्राफ से कोई मतलब ही नहीं है पहले पैराग्राफ का। तो क्या होता है, जो चेकर है उसका मूड थोड़ा ऑफ हो जाने लगता है कि भाई ये इससे कुछ आइडिया नहीं है। तो इसके लिए मैं एक सजेस्ट करूंगा कि इसके लिए आप क्या कीजिए, जब ऐसे का टॉपिक चूज करते हैं, तो सबसे पहले उस पर एक डायमेंशंस मतलब थीम्स डिसाइड कर लीजिए, थीम्स क्या क्या थीम्स लिखेंगे। जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा था कि अनएम्प्लॉयमेंट इन बिहार, ठीक है। तो पहले आप मान लीजिए अनएम्प्लॉयमेंट का कोई फैक्ट या डेटा से स्टार्ट कर दीजिए, या छोटी सी कहानी से कि एक राम नाम का लड़का है, वो पढ़ा लिखा ग्रेजुएट है, लेकिन उसके पास काम ना होने के कारण क्या क्या परेशानियां उसे फेस करनी पड़ रही है, ठीक है। और या फिर कंपेयर कर सकते हैं राम और श्याम के बीच में, जिसके पास एक के पास कुछ काम है और एक के पास काम नहीं है, ऐसे करके स्टार्ट कर सकते हैं। बॉडी में जब आएंगे तो उससे पहले थीम्स बना लेंगे। थीम्स में क्या है कि जैसे कि 4-5 थीम्स बना लीजिए कि हम क्या लिखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मान लीजिए अनएम्प्लॉयमेंट स्टेटस इन बिहार, ठीक है। उसके बाद वाई सच हाई अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। उसके बाद
कि व्हाट गवर्नमेंट हैज डन फॉर फाइटिंग अनएम्प्लॉयमेंट। उसके बाद पोटेंशियल एरियाज वेयर वर्क कैन बी डन फॉर रिमूविंग अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है। और उसके बाद जाके आप लिख सकते हैं, मान लीजिए कि वे फॉरवर्ड। ठीक है। कुछ इनोवेटिव आइडियाज। तो इस तरह करके अगर आप थीम बना लेंगे तो आप क्या है कि ऐसे के फ्लो से नहीं बिगड़ेंगे, हमेशा आप फ्लो पे रहेंगे। ठीक है। और दूसरी चीज है कि स्टिक टू द टॉपिक, टॉपिक से हमेशा स्टिक करके रहने की जरूरत है, कि जो भी हम पैराग्राफ लिख रहे हैं वो स्टिक रहे। जैसे मान लीजिए हम थीम्स की जैसे बात की, जैसे मान लीजिए हम बात किए कि एक दो पैराग्राफ में बात किए कि गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं, तो उसके बाद जैसे वो पैराग्राफ को जहाँ एंड कर रहे हैं वहां पर लिखेंगे कि गवर्नमेंट ने तो स्टेप्स लिए हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ और पोटेंशियल एरियाज हैं जहां पर स्टेप लिए जा सकते हैं। और ऐसे इतना लिखने के बाद फिर नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे कि क्या क्या पोटेंशियल एरियाज। तो इससे क्या होता है कि एक फ्लो बनता है। ठीक है। और जो पढ़ रहा है उसको भी काफी अच्छा लगेगा पढ़ने में, वो उतना बोर नहीं होगा पढ़ते हुए। जी हाँ। तो मतलब कोहेरेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है ऐसे में। जी, कोहेरेंस बहुत ही जरूरत है। जैसा कि आपने बताया कि ऐसे चूज करने के बारे में, तो उसी क्रम में जी। हम थोड़ा सब्जेक्ट मैटर और कंटेंट की भी बात कर लेते हैं ऐसे की। तो जी। अब तीन ऐसे आएंगे। यूपीएससी में जनरली जी। देखा गया है कि कुछ ऐसे फिलोसफिकल सब्जेक्ट से हो जाते हैं, कुछ जी। साइकोलॉजिकल भी हो जाते हैं, तो कुछ सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट में पूछे जाते हैं, कुछ जी। एसएनडी भी रहते हैं। उस अकॉर्डिंग यहाँ पर डिफरेंट ऐसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग, और इसको कैसे चूज करें, कौन सा अटेम्प्ट करें, या फिर हम इसके लिए क्या कोई बेसिक क्लास लेनी होगी, क्योंकि अभी तो ऑप्शनल रहा नहीं। तो जैसे हमारा जी। सोशियोलॉजी ऑप्शनल है तो हम उस एस्पेक्ट में लिख लेते थे ऐसे। तो यहाँ जी। पर क्या करना होगा हम लोगों देखिए, ऐसे के लिए कोई स्पेसिफिक क्लास की मुझे लगता है उतनी जरूरत नहीं है। जरूरत क्या चीज की है, तो प्रैक्टिस की जरूरत है, कि आप ज्यादा से ज्यादा ऐसे लिख के प्रैक्टिस करें। ठीक है। दूसरी बात, जो कुछ स्पेशल कोर्स या किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप बस न्यूज़ पेपर पढ़ते रहिए। और बाकी जीएस तो आप रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है। उन्हीं सब चीजों को लिख यहाँ पर लिखना है। न्यूज़ पेपर बहुत ही जरूरी हो जाता है ऐसे पेपर के लिए, क्योंकि आपको वहां से करंट के टॉपिक्स मिलेंगे। और जैसा कि मैंने सुना था, जो चेयरमैन सर हैं हमारे बीपीएससी के, उनके एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था ऐसे पेपर के बारे में। तो उन्होंने कहा था कि कुछ फिलोसफिकल एसेस भी होंगे। ठीक है। जैसे कुछ कोट भी दे दिया जाएगा, उस पर भी दिया जाएगा। तो जैसे कि आप जान रहे हैं, 3 एसेस लिखने हैं। ठीक है। और तीनों में मुझे लगता है 3 4 करके टॉपिक्स होंगे जिसमें चूज करना होगा। तो चूज करने के टाइम आप बिल्कुल ऐसा मत सोचिए कि सबसे हार्ड लिखेंगे तो सबसे अच्छा नंबर मिलेगा, या सबसे अलग लिखेंगे तो सबसे अच्छा नंबर मिलेगा। जिसमें आप कन्वीनियंट हो उसको चूज करें। ठीक है। जिसपे आपको लगता है कि सबसे ज्यादा सब्जेक्ट मैटर, सबसे ज्यादा मैटर आप लिख सकते हैं, आपके पास है डेटा, आपके पास क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा कंटेंट है, उसको लिखे हैं। और चूंकि 3 ऐसे लिखने हैं तो टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा इशू बन जाता है। तो इसीलिए कोशिश कीजिएगा कि इसके ऐसे लिखने के लिए कुछ बेसिक एक टाइम लिमिट सेट कर लीजिए, कि जैसे मान लीजिए 3 ऐसे लिखने हैं, 3 घंटे हैं, तो एक एक घंटे समझ लीजिए कि तीनों ऐसे को देने हैं। ठीक है। अब 1 घंटे में 4 से 5 मिनट में आप टॉपिक चूज कीजिएगा, तो टॉपिक चूज करने पे थोड़ा समय देना चाहिए। ठीक है। आप मान लीजिए गलत टॉपिक चूज कर लिए और बाद में पछताएं, ऐसा नहीं है। और अगर आप एक टॉपिक चूज कर लिए हैं तो बीच में कभी मत सोचिएगा कि हम दूसरे टॉपिक पे लिखते तो ज्यादा अच्छा लिख पाते। आपने जो चूज कर लिया है उसको कन्विक्शन के साथ उसको लिखिए कि हमको इसी टॉपिक पे सबसे ज्यादा अच्छा आता है। कभी बीच में ऐसा नहीं सोचिएगा। ठीक है। पहला चीज। दूसरा चीज, तीसरा चीज है कि जब आप टॉपिक चूज कर लिए, ठीक है, उसके बाद 5 मिनट टॉपिक चूज करने में लगा, 5 से 7 मिनट आप उसको फ्रेमिंग करने में थोड़ा लगाइए। ठीक है। अगर आपकी राइटिंग फास्ट है तो 10 मिनट भी आप दे सकते हैं उसमें, कि सबसे पहले आप थीम्स डिसाइड कर लीजिए कि क्या क्या थीम पे लिखेंगे। ठीक है। और उस थीम के अंदर आप क्या क्या लिखेंगे, क्या क्या मैप बनाएंगे, ठीक है, क्या क्या डायग्राम्स बनाएंगे। थोड़ा 10 मिनट इस पर खर्च कीजिए, क्योंकि देखिए अब है तो 36 पेज, 12 पेज आपको लिखना है, 11 12 पेज। लेकिन आप अपने अभी से अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप 3 घंटे में कितना पेज लिख पा रहे हैं। ठीक है। बहुत बार बहुत बच्चों के साथ जो प्रैक्टिस नहीं करेंगे उनके साथ ये इशू होने वाला है कि दो ऐसे लिखते लिखते उनका समय खत्म हो जाएगा। तो समय से स्टिक रहना है। थोड़ा देख लीजिए कि आप कितने पेज बाकी बचे 45 मिनट में, जैसे एक ऐसे के लिए मैंने बताया कि 5 मिनट चूज करने में, 10 मिनट, 7 मिनट से 10 मिनट फ्रेम करने में, और 45 मिनट आपको बचते हैं लिखने में। तो 45 मिनट में कितना पेज लिख सकते हैं। ठीक है। अगर मान लीजिए आप 7 8 पेज ही लिख सकते हैं, ठीक है, डायग्राम के साथ,
तो आप उतना ही लिखिए। और 8 गुना 3 24 पेज लिखिए, ठीक है। अच्छा। वैसे लिखना तो ज्यादा चाहिए, लेकिन चूंकि टाइम लिमिट है तो 8 गुना 24, लेकिन तीनों को इक्वल इंपॉर्टेंस दीजिएगा, तीनों को इक्वल पेजेस में लिखिएगा। इक्वल मतलब पूरा इक्वल नहीं, मतलब लगभग सेम में लिखिएगा। क्योंकि जीएस में मैं देखता हूँ कि जैसे मैंने ही लिखा है, 4 पेज लिखता हूँ तो ज्यादा नंबर मिलता है, 3 पेज लिखता हूँ तो कम नंबर मिलता है, ठीक है। तो थोड़ा पेज का इशू बीपीएससी में हो जाता है। तो इसीलिए, लेकिन ये भी नहीं है कि आप पहला ऐसे में 12 पेज लिख दिए और बाद के ऐसे में 4 4 ही पेज लिख पाए। ये भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से हो जाएगा। और टॉपिक जो आप पूछ रहे थे चूज करने के लिए, टॉपिक में भी वही है जिसमें आप ज्यादा सबसे ज्यादा कन्वीनियंट हो। ज्यादा टफ टॉपिक चूज नहीं करना है, उसको लिख देना है। विपिन जी, एक और मन में कैंडिडेट के डाउट रहता है कि अगर हम कुछ साइंस एंड टेक के टॉपिक चूज करें तो ज्यादा नंबर मिलेगा क्या? ऐसा सब्जेक्ट स्पेसिफिक मार्क्स का कुछ ऐसा भेदभाव रहता है? देखिए, सब्जेक्ट स्पेसिफिक भेदभाव फिलहाल तो बीपीएससी में कहा नहीं जा सकता है, और नहीं, ऐसा मान के नहीं चलना चाहिए कि कुछ सब्जेक्ट स्पेसिफिक भेदभाव भेदभाव रहेगा। लेकिन जब आप ऐसे लिख रहे हैं तो उसमें देखिए सारे डायमेंशंस लिखने हैं आपको। आपको सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव भी लिखना है, आपको पॉलिटिकल भी लिखना है, आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल भी लिखना है, ठीक है। तो सारे अगर पर्सपेक्टिव आप डाल देते हैं किसी ऐसे में, मान लीजिए एक सोशल ऐसे है और सोशोलॉजी का टॉपिक है अनएम्प्लॉयमेंट, और उस पर आप टेक्नोलॉजी का चीज डालते हैं, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं या आर्टिफिशियल की बात करते हैं, तो क्या होता है कि वो उसमें साइंस एंड टेक का डायमेंशन डाल देता है। तो वो ज्यादा मार्क्स देंगे एज कम्पेयर टू आप सिर्फ साइंस टेक का टॉपिक चूज करके और उसी पर लिखते हैं। तो जो भी टॉपिक चीज चूज करें उसमें सारे डायमेंशन को खोलें। अच्छा, डायमेंशन ऐड करना बहुत जरूरी है ऐसे पेपर में। जी जी हाँ, अच्छा। हमारे पास आपने बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रैटेजी भी समझाया और कंटेंट के बारे में भी बात किया। एक और जी बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन आपके लिए है। देखिए, लास्ट सेक्शन जो है वो बिहार स्पेसिफिक टॉपिक पर है। तो जी। ये बहुत ही न्यू है, क्योंकि अभी तक इसका कोई हम देखे नहीं है कि कैसे क्वेश्चन रहेंगे, क्या होने वाला है। तो इसके लिए कैसे प्रैक्टिस करें और कैसे अपने आप को प्रिपेयर करें? देखिए, कुछ टॉपिक्स जो है ना बिहार स्पेसिफिक, जैसे बिहार स्पेसिफिक है तो ये तो मान लीजिए कि इसको बहुत अच्छे से लिखना है, इस लास्ट वाले ऐसे को, ठीक है। क्योंकि आप बिहार में जॉब करने जा रहे हैं, और अगर आप बिहार को अच्छी तरह से जानते हैं तो उसमें के लिए आपको ज्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस हैं, ठीक है, पहला चीज। दूसरा चीज है, जब बिहार के टॉपिक आते हैं तो आप जैसे बिहार का न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो उसमें बहुत सारे डायमेंशंस कवर हो रहे हैं, वहां से आप ये उठा रहे हैं। कुछ टॉपिक आप अपने से सिलेक्ट कर लीजिए जो बिहार की अभी की समस्याएं हैं, या फिर कुछ जो स्कीम्स नए, जैसे मतलब बिहार गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है, जैसे 7 निश्चय हो गए, जीविका हो गई, नल जल योजना हो गई, ऐसे कुछ टॉपिक्स हो गए। और कुछ इश्यूज जैसे नक्सलिज्म इन बिहार हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट इन बिहार हो गया, स्टेटस ऑफ वीमेन एम्पावरमेंट इन बिहार हो गया, ठीक है, पॉलिटिकल सिनेरियो इन बिहार हो गया, थोड़ा मतलब की स्टेबिलिटी और इन सब चीजों के बारे में, जैसे अभी कास्ट सेंसस हो रहा है तो इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो जो करंट में बिहार स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं, कुछ अपने डायमेंशन से देखिए, ठीक है, न्यूज से आपको पता चलेगा, उसको थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर कर लीजिए। और जैसा मैंने कहा, प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वैसे टॉपिक्स पे ऐसे लिख भी दीजिए, ठीक है। अब मान लीजिए जैसे एक आ गया कि मान लीजिए टूरिज्म इन डेवलप बिहार हो गया, कि पोटेंशियल ऑफ टूरिज्म इन बिहार, ऐसा भी आ सकता है सवाल। तो इसमें आप जब खोलिएगा तो इसमें बहुत सारे डायमेंशन खुलेंगे टूरिज्म के, ठीक है। जैसे बिहार में इको टूरिज्म पे बहुत फोकस किया जा रहा है, ठीक है। वैसे ही आपको क्या कहते हैं, रूरल टूरिज्म है, कल्चरल टूरिज्म है, क्रूज टूरिज्म है, ठीक है, रिवर फ्रंट टूरिज्म है। जैसे आप देखिए अभी मरीन ड्राइव बनाया गया है पटना में, जिसका टूरिज्म काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो रही है, ठीक है। और आपका वैसे वैसे करके आपका इको पार्क और ये सब राजगीर में बनाया गया है, आपका नीचे सफारी और वगैरह वीटीआर के लिए नया स्टार्ट किया गया। तो इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, जब आप क्या कहते हैं घर में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसी समय आप थोड़ा सोच लीजिए कि इसमें कौन सा डायग्राम बनाएंगे और क्या बनाएंगे। जैसे आप एक बिहार का मैप बना के और उसमें दिखा सकते हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या पोटेंशियल है, ठीक है। जैसे अगर जंगल वाला एरिया है, थोड़ा जंगल ज्यादा है, तो वहां पर इको टूरिज्म का पोटेंशियल है। जहाँ गाँव है, जहाँ गाँव तो सभी जगह है, पर कुछ स्पेसिफिक कुछ फेमस वाला है, जैसे मान लीजिए मिथिला पेंटिंग है, तो वहां पर रूरल और थोड़ा आर्ट वाला टूरिज्म का ये क्या कहते हैं पोटेंशियल है। तो ऐसे करके अगर डायग्राम बना के दिखाते हैं तो काफी अच्छा नंबर मिलेगा आपको। तो इसी तरह बिहार के टॉपिक को, जो आपको लगता है कि टॉपिक थोड़ा बिहार से रिलेटेड है और पूरा करंट में है, तो उसको उसके लिए स्पेसिफिक प्रैक्टिस कर लीजिए।
और कुछ अपने से डिसाइड कर लीजिए कि थीम क्या होना चाहिए, क्या हम लिखेंगे, क्या मैप बनाएंगे, ऐसे थोड़ा ब्रेन वर्क थोड़ा सा कर लीजिए। मतलब बिहार के से रिलेटेड जो मुद्दे हैं उनको ध्यान में रखने चाहिए हम्म। प्रिपरेशन के वक्त पे। बिल्कुल, देखिए सिर्फ बिहार के का जो टॉपिक है उसमें बिहार स्पेसिफिक नहीं लिखना है, आपको बाकी टॉपिक में भी बिहार स्पेसिफिक लिखना है। ठीक है, तो वहां के लिए भी ये प्रिपेयर हो जाएगा और बिहार वाले टॉपिक के लिए प्रिपेयर हो जाएगा, अगर आप बिहार को अच्छे से प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो कोई जो स्पेसिफिक बुक से ज़्यादा अच्छी है कि न्यूज़पेपर को हम फॉलो करें? जी बिल्कुल, अभी देखिए समय ज्यादा नहीं है, मुश्किल से मुझे लगता है 1 महीने भी समय नहीं बची है। ठीक है, तो अब कोई बुक पढ़ने का या कोचिंग अटेंड करने का टाइम नहीं है। आप न्यूज़ पेपर पढ़िए, कुछ करंट अफेयर्स तो बिहार का आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है, और प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा, हर 3 दिन में एक ऐसे, एक पूरा फुल लेंथ ऐसे लिखिए, 3 3 वाला ऐसे। ठीक है, तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज्यादा वहां लिख पाइएगा। तो सर कुछ 68 बीपीएस के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए कुछ जी, स्पेशल टिप या मैसेज? 68 बीपीएससी में लगभग 1 महीने भी समय नहीं है, तो अभी तक तो सब बच्चे लोग अपना प्रिपेयर कर चुके होंगे, रिवाइज कर चुके होंगे। मुझे स्पेशल मैं ये कहना चाहूंगा कि प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस जितना से ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा अच्छा है। और सिर्फ प्रैक्टिस नहीं, आपका मान लीजिए 4 पेज का जैसे जीएस में रहता है स्कोप कि 8 क्वेश्चन है, 8 चौक 32, 4 साढ़े 4 पेज का लिख सकते हैं। तो उसमें सोचिए कि कम से कम 1 से 2 डायग्राम हम बनाएं। जैसे कि मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, मुझे जीएस 1 में 191 नंबर मिला था। तो मैंने क्या किया था, जैसे पटना कलम का है, तो पटना कलम में क्या किया था मैंने, तो मैंने एक बॉक्स बना के और उसमें पेंटर और पेंटर के सामने पेंटिंग का नाम, ठीक है, ये लिखा था। तो उसमें काफी ज्यादा हमको, मुझे 26 नंबर लगभग मिले थे 38 नंबर में। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए अगर चंपारण सत्याग्रह का क्वेश्चन था तो उसमें मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया था कि चंपारण में क्या हुआ था। ठीक है, कि गांधी जी आए, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, ऐसे डिसीजंस आए, कमिटी बनी और फिर लास्ट में उनको छोड़ के गए, ऐसे करके फ्लो चार्ट बनाए। तो थोड़ा इनोवेटिव रहने से मार्क्स अच्छे मिलते हैं। और पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम 4 पेज तो लिखना ही चाहिए इसमें तो। तो ये आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल को भी बताता है। बताता है जी, जो कम से कम जो टॉपिक रिपीट हो रहे हैं, जैसे हिस्ट्री के टॉपिक रिपीट हो रहे हैं, तो उसमें कम से कम आप अपना मैप और ये सब डायग्राम ये सब प्रिपेयर रखिए कि वहां जाते ही तुरंत से लिख देना है। और टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा इशू हो जाता है, तो टाइम मैनेजमेंट भी आप थोड़ा देख लीजिए। आप पहले से डिसाइड कर लीजिए कि हमको स्टैटिस्टिक्स में कितना समय देना है। ठीक है, इस बाकी क्वेश्चंस में कितना समय देना है। बहुत बार क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स में ही 1.5 घंटे लग जाते हैं और बाकी 1.5 घंटे में बाकी क्वेश्चन नहीं बन पाते हैं। तो जी। उन सब टाइम मैनेजमेंट को ध्यान रखने की जरूरत है। और प्रैक्टिस, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम के। फिलहाल विपिन जी, आपने ऐसे का बहुत सारे डाउट क्लियर कर दिए हैं और जी इनके अकॉर्डिंग हमें प्रैक्टिस करने की बहुत ज़रूरी है। तो मैं सारे जी कैंडिडेट को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें, न्यूज़पेपर फॉलो करें। जी समय कम है जी तो उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई पे ध्यान दें। फिलहाल मैं आपको धन्यवाद कहता हूँ और सारे कैंडिडेट, मैं आपको फिर से कहता हूँ, स्टे ट्यून टू आवर चैनल। आपके सारे डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।